हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे जो स्लाइड आपको पूरी ब्लैंक दिखने वाली है, तो ये ऑर्गेनाइज की गई है यूपी टीजीटी के जो 1999 का जो पेपर था, उससे इंग्लिश लिटरेचर के ही आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे और इसी सीक्वेंस में हम सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। यानी कि एग्जाम से पहले पहले आपके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। एक एस्पिरेंट और एक डेडिकेटेड जो होता है कि मुझे नौकरी चाहिए, ये चाहिए, तो वो पूरे के पूरे रिसर्च अपनी करता है और सारे पेपर्स को पहले कंप्लीट कर लेता है, क्योंकि ये एक बेस बनाता है आपके सिलेक्शन में। आपको एटलीस्ट आपको पता तो हो कि क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, कहाँ पे ज्यादा फोकस हो रहा है, क्या लिटरेचर बहुत हैवी आ रहा है या ग्रामर पे ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इन चीजों दोनों एस्पेक्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से प्रीवियस ईयर को करना जरूरी है। पहले मैं भी नहीं करती थी, बट धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि प्रीवियस ईयर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता। हमें एक दिशा मिलती है उससे कि हम किस तरीके से तैयारी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो है कि बहुत यहाँ पे आपको अगर ऐसा लगे कि बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, तो ये मैंने खुद से नहीं बनाया है। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है 1999 का यूपी टीजीटी का, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। और आप खुद ही अपने आप को उस टाइम पे रखें। 1999 में ना इतना इंटरनेट था, ना कुछ लोग बुक से ही पढ़ते थे। तो उस टाइम पे पेपर का पैटर्न दूसरी तरीके का था। फिर ग्रेजुअली जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से पैटर्न का लेवल जो है इंक्रीज हो रहा है। जब आप 2016 में आएंगे, 2021 में आएंगे, तो वहां पे पैटर्न डिफरेंट होगा। तो इसलिए ये समझना वो बेहद जरूरी है कि किस तरीके से बदल रहा। इसलिए हम सीक्वेंस में तैयारी करेंगे, सीक्वेंस से पेपर सॉल्व करेंगे। तो पहले 1999 में हुआ था, तो 1999 का ही पेपर हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ सोनेट कंसिस्ट। एक सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं? 18 लाइंस, 20 लाइंस, 40 लाइंस, 14 लाइंस या 12 लाइंस? तो ये सबको पता है कि सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं। 14 लाइंस होती हैं। लेकिन इसमें से जो मेन जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आ सकता है, जैसे कि जो पेट्रार्कन सोनेट होती है, पेट्रार्कन सोनेट, उसमें कितनी लाइंस होती हैं? ठीक है, तो उसमें भी 14 लाइंस होती हैं। लेकिन इसका डिवीजन कैसे होता है ये पूछा जाता है। तो इसमें ऑक्टेव होता है और प्लस एक सेस्टेट होता है। अब ये ऑक्टेव होता है 8 लाइन का, सेस्टेट होता है 6 लाइन का। क्लियर? तो ऑक्टेव 8 और प्लस 6 इज इक्वल टू 14 लाइंस का होता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि वोल्टा कहाँ पे आता है? वोल्टा मतलब टर्न ऑफ थॉट। तो जब विचारों में बदलाव होता है तो वो कहाँ पे आता है? तो जो 8 लाइन है, ये 8 लाइंस कंप्लीट होने के बाद वोल्टा आता है यहाँ पे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अनदर साइड अगर हम शेक्सपियरियन सोनेट की बात करेंगे, तो शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है? इसमें भी 14 लाइंस होती हैं शेक्सपियरियन सोनेट में। और यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो कुछ अलग तरीके से होता है। यानी कि जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा था पेट्रार्कन सोनेट में या इटालियन सोनेट में, वहां पे वैसा नहीं होता है। तो जो 14 लाइंस होती हैं शेक्सपियरियन सोनेट में, वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड होती हैं, जिसमें आपको क्वार्टेन्स मिलेंगे, 3 क्वार्टेन्स। अब क्वार्टरेन कितने लाइंस के होते हैं? तो ये 4 4 लाइन के स्टैंजा होते हैं। 4 4 4 ये हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे आपको एक कपलेट दिखाई देगा। ठीक है, 2 लाइन का होता है। कपलेट कितने लाइन का होता है? 2 लाइन का होता है। अब यहाँ अगर आपसे पूछा जाए वोल्टा कहाँ पे होता है, तो जो ये क्वार्टेन्स एंड होते हैं, तो लास्ट वाला जो क्वार्टेन एंड होगा उसके बाद हमारा क्या आएगा? वोल्टा आएगा। ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पे जो पेट्रार्कन सोनेट है, इसकी राइमिंग स्कीम की बात करूं तो ए बी बी ए बी बी ए, सी डी सी, टी सी डी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। और जो शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम है वो है ए बी, सी डी सी डी। बहुत इजी है। ई एफ एंड जी जी। जी जी क्या है? तो ये यहाँ पर कपलेट है। क्लियर? ये आपको सोनेट से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे यहाँ पे क्लियर होते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसी तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड, जो भी उससे रिलेटेबल इंफॉर्मेशन होगी, वो भी आपको मिलेगी। इससे आप क्या होगा कि एक तरीके से आपका इन क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे, हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट? शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में हीरोइन कौन थी?
तो ऑप्शंस है आपके सामने, पोर्सिया, नेरिसा, कॉर्डेलिया या मिरांडा। तो जो ये टेम्पेस्ट प्ले था, इसमें आपको ना पोर्सिया मिलेगी, ना नेरिसा, ना कॉर्डेलिया, क्योंकि पोर्सिया जो है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस से है, और नेरिसा भी जो है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस से है। कॉर्डेलिया जो है ये किंग लियर की सबसे छोटी बेटी है, कॉर्डेलिया। ओके, तो ये तीनों यहाँ से नहीं है। सही आंसर हमारा क्या हो जाता है? मिरांडा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमको टेम्पेस्ट से समझ लेना चाहिए। जो ये टेम्पेस्ट प्ले है, ये लिखा गया था 1610 में, रिटेन अराउंड 1610 से 11 के बीच में इसको लिखा गया था। और दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1623 के फर्स्ट फोलियो में। और दूसरा थर्ड इसका इम्पोर्टेंट इसका जो है पॉइंट वो है कि इसका कोई एक फिक्स्ड सोर्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट सोर्सेस से ये प्ले इंस्पायर होकर लिखा गया है। इसमें से आपको एक मिल जाएगा अकाउंट्स ऑफ shipwreck, especially 1600 Bermuda shipwreck and Montaigne's essay on the cannibals, इस तरीके के हैं। और इसका अगर जॉनरा पूछें, जॉनरा क्या है? इसका जो जॉनरा है वो है रोमांस और ट्रेजिक कॉमेडी, रोमांस और ट्रेजिक कॉमेडी। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप मिरांडा के जो फादर थे उनका नाम बताइएगा, और वो कहाँ के राजा थे ये भी बताइएगा। इसके फादर कौन थे और वो कहाँ के राजा थे ये भी बताइएगा। साथ ही साथ उनकी दुश्मनी किसके साथ थी ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, बेसानियो इज मैरिड टू, बेसानियो ने किसके साथ, बेसानो नहीं, यहाँ पे बेसानियो होगा, ये थोड़ा सा सही कर लेंगे, बेसानियो। ठीक है, बेसानियो इज मैरिड टू पोर्सिया, नेरिसा, हेलेना या हर्मिया। किसके साथ इसने शादी किया था इन द लास्ट प्ले, प्ले के लास्ट में, एंडिंग में। और ये एक तरीके की कॉमेडी है। जब आपको पता चल गया कि लास्ट में मैरिज होती है तो समझ लो कि कॉमेडी है। तो इसने पोर्सिया से किया था, नेरिसा से हेलेना, और हर्मिया आपको पता होना चाहिए मिडसमर नाइट्स ड्रीम की ये दोनों है। और पोर्सिया और नेरिसा ये मर्चेंट ऑफ वेनिस से बिलोंग करती हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस, यहाँ से ये लोग आती हैं। तो इसमें जो नेरिसा है उससे नहीं, बल्कि पेसानियो की जो मैरिज हुई थी वो पोर्सिया से हुई। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जो एंटोनियो ने साइलॉक से बेसानियो के बिहाफ पे कितना लोन लिया था। ओके, so the question is how much loan has been taken Bassanio from Shylock on the behalf of his close friend, best friend एंटोनियो। आपको बताना है कितना लोन लिया था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, इससे आपका जो नॉलेज है ना उसको आप चेक करते रहिए कि कितना आप जानते हैं, हाउ मच। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे थैंक्स कहिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोप वॉज द मास्टर ऑफ, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, और इस तरीके के मिसलेनियस क्वेश्चन आ भी जाते हैं 4-5, तो घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि एकदम हलवा पेपर बना के भी नहीं देगा एग्जामिनर। तो इस तरीके के क्वेश्चन पे इतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन ये है कि इस तरीके मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं। तो जिसने भी वो पूरी पूरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी होगी तो ये कॉमन से फैक्ट्स उसको पता होंगे। पोप वॉज द मास्टर ऑफ सॉन्ग्स ऑफ नेचर, या ट्रेजेडी, या लिरिकल पोएट्री, या सटायर, किस चीज में वो ज्यादा निपुण थे, किस में ज्यादा स्किल्ड थे? तो ये सटायर लिखते थे। रेप ऑफ द लॉक आपने पढ़ा होगा, वो इन्हीं की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑटोबायोग्राफी मींस, ऑटोबायोग्राफी का क्या मतलब है? तो ऑप्शंस पढ़िए, द हिस्ट्री, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, तो उसको कहते हैं बायोग्राफी, बायोग्राफी। ओके, तो इस तरीके से ये जो है ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन एज रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग्स, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
उसकी राइटिंग में उसकी लाइफ हिस्ट्री थोड़ी नहीं दिख जाएगी, वो तो उसके उसके वर्क्स होंगे, ऐसा उसका बायो ऑटोबायोग्राफी हम उसको नहीं कह सकते। नेक्स्ट देखिएगा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन क्रिएटेड इन पेंटिंग बाय समवन एल्स, तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं। अगर कोई और किसी के बारे में कुछ लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं तो वो बायोग्राफी में आता है, ऑटोबायोग्राफी में नहीं आता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सही आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। देखते हैं क्या है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो व्यक्ति अपनी चीजें, अपनी लाइफ हिस्ट्री, अपनी कहानी खुद लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, रिटन बाय हिमसेल्फ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, चूज द ऑड वन, यानी कि कोई इसमें से अलग है तीनों से, तीन सेम है कोई एक अलग है। हैमलेट, टेम्पेस्ट, ओथेलो और किंग लियर। तो इनमें से जो आपको अलग दिख रहा है वो हमने अभी पढ़ा है कि जो टेम्पेस्ट है वो ट्रेजिक कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी ऐसे कह सकते हैं इसको। और यहाँ पे जो हैमलेट, ओथेलो और किंग लियर है, इसमें एक और ट्रेजेडी होनी चाहिए, तब ये मिल के सब कहते हैं कि ये ग्रेट ट्रेजेडीज है, ग्रेट ट्रेजेडीज। अब ग्रेट ट्रेजेडीज जो हैं उसमें आते हैं हमारे हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ये चारों यहाँ पे आते हैं। इनका ईयर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। जो हैमलेट है इसको लिखा था शेक्सपियर ने 1599 से 1601 के अराउंड, और जो ओथेलो है इसको 1602 और 4 के बीच में इसको लिखा था। किंग लियर जो है इसको लिखा था 1605 से लेके 6 के बीच में, और मैकबेथ जो है इसको 1606 से लेके 607 के बीच में लिखा था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये हैमलेट है, ये मैंने लगा दिया, के लग रहा है हैमलेट। ठीक है, तो यहाँ पे यही टेम्पेस्ट जो था ये एक तरीके से ट्रेजिक कॉमेडी है, चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकबेथ सीज द गोस्ट ऑफ, मैकबेथ ने किसका गोस्ट देखा था? बैंको का, डंकन का, ये इयागो है, इसको यहाँ पे इयागो कर देना, इयागो या हैमलेट का। तो यहाँ पे डंकन और बैंको ही है इस प्ले से, तो इसने बैंको का घोस्ट देखा था। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं कि जो बैंको है उसके बेटे का क्या नाम था। बैंको का सन जो था उसका नाम क्या था? तो वो था फिलियंस, इसको ध्यान रखिएगा। और जो प्रोफेसीज कही थी वो भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि मैकबेथ से तो प्रोफेसीज सबको पता होती है कि विचेस ने क्या बोला है, लेकिन जो क्या कहते हैं बैंको को क्या प्रोफेसीज कही थी विचेस ने, तो उन पे जरा सा गौर करते हैं। लेजर देन मैकबेथ, लेजर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, एंड ग्रेटर, एक तो ये था। दूसरी यहाँ पे देखिए, नॉट सो हैप्पी, yet much happier, yet much happier. Third one is thou shalt get kings, though thou be none। ओके, तो ये कुछ प्रोफेसीज थी जो विचेस ने बैंकों के लिए बोली थी। पहली वाली जो है वो लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, का मतलब ये सजेस्ट करता है कि जो बैंको है वो मैकबेथ से तो कम होगा लेकिन महान होगा। नॉट सो हैप्पी येट मच हैप्पियर, यानी कि वो खुश नहीं होगा लेकिन बहुत खुश हो सकता है। दाउ शॉल्ट गेट किंग्स, दाउ दाउ दो 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 दाऊ बी नन, यानी कि वो किंग तो नहीं बन सकता लेकिन उसके जो आने वाली पीढ़ी होगी वो किंग बनेंगे। तो यहीं पे वो फ्लुएंस जो होता है, ऐसा माना जाता है वो आगे चल के किंग बनता है। ओके,
तो फिर से एक और मिसेलेनियस क्वेश्चन आ गया है। तो इम्पोर्टेंट ऑथर थे, इंडियन राइटर थे आर.के. नारायण। तो इनके मोस्ट ऑफ जो नॉवेल्स होते हैं वो बहुत ही पॉपुलर सीरीज आपने दूरदर्शन वगैरह पे देखी होगी तो आपको पता होगी कि ये किस बेसिकली कहाँ पे इनकी सेटिंग होती है। तो मद्रास, माउंट आबू या फिर मालगुडी या मलेशिया। तो सबको पता होगा जो भी आर.के. नारायण की मालगुडी डेज जिन्होंने देखी होगी तो उनको पता होगा मिठाई वाला, ये सारी जो स्वामी एंड हिज फ्रेंड, ये सब जो उसमें है, उनको अगर आपने सुना होगा, देखा होगा तो आपको पता होगा। तो ये मालगुडी है, यहाँ पे सही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके। द फॉर्म ऑफ पोएट्री इन विच अ ग्रुप सॉन्ग टेलिंग अ स्टोरी यूजुअली सैड एंड पेनफुल इज कॉल्ड। यानी कि एक ग्रुप सॉन्ग होगा होता है जिसमें एक स्टोरी जो होती है वो बहुत ही सैड एंड पेनफुल होती है। तो यहाँ पे लिरिक, सोनेट, एलेजी या बैलाड। देखिए जो एलेजी होती है वो ग्रुप में गाई जाती है या नहीं गाई जाती है, इस पे संदेह, क्योंकि ये एग्जाम में उसमें भी इसमें डाउट था कि एलेजी या बैलाड। तो ये जो ग्रुप वर्ड, अगर यहाँ पे ग्रुप हटा देते हैं, जैसे कि यहाँ से ग्रुप हटा देते हैं, तो इसका पूरा जैसे जो सही आंसर होगा वो हम एलईजी टिक करेंगे, है ना। लेकिन अब इसमें ग्रुप आ गया तो जो बैलाड होता है वो एक फोक टेल होती है, कहानी होती है जो ग्रुप में गाई जाती है। तो इसलिए इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पे फॉल्स है, हमें सही आंसर नहीं पता है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन है, इस वजह से अगर हम ग्रुप को हटा देते हैं तो हम एलईजी की तरफ जाएंगे। बैलाड में मुझे थोड़ा सा डाउट है, इस वजह से इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है क्योंकि आया है एग्जाम में। बाकी आप देख लीजिए क्या हो सकता है। ओके। पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ बुक्स। पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं? तो 10, 12, 6 या 8। तो पैराडाइज लॉस्ट के 2 एडिशंस आए थे। पैराडाइज लॉस्ट हैव 2 एडिशंस, ध्यान रखिएगा। ओके। एडिशंस, जो फर्स्ट एडिशन आया था वो आया था 1667 में, और इसमें 10 बुक्स थी। ठीक है, 10 बुक्स थी। और जो हमारा सेकंड एडिशन आया था वो आया था 1674 में, 1674 में, और इसमें 12 बुक्स थी, 12 बुक्स थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि जो पैराडाइज लॉस्ट की जो सबसे शॉर्टेस्ट बुक पूछी जाती है, सबसे शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट बुक, तो वो थी बुक 7। ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स को, वो थी बुक 7। और अनदर जो पॉइंट है, सबसे जो लॉन्गेस्ट बुक थी वो थी बुक 9। लॉन्गेस्ट बुक वो थी 9। ओके। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मिल्टन ने जो पैराडाइज लॉस्ट लिखा है वो अपने जो लाइफ के लास्ट फेज में लिखा है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और जो सैटर्न है उनका सेकंड नेम, जो अनदर नेम जो था वो लूसीफर था। इस तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो वो पैराडाइज लॉस्ट मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, वहां से आप पढ़िएगा। उसमें बकायदा आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, यानी कौन सा कैरेक्टर है, कब कहाँ पे कौन सी चीजें दिखी थी, किस कैरेक्टर ने कौन सा रोल परफॉर्म किया था पैराडाइज लॉस्ट में, वो कंप्लीट एक तरीके से पैराडाइज लॉस्ट को 14 जो 12 बुक्स हैं उनको पूरा पूरा समराइज करके पढ़ाया है। तो देखिएगा जरूर, क्योंकि वो मिल्टन का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर से एक और मिसलेनियस क्वेश्चन आपके सामने है। द रोमांटिक मूवमेंट हैड इट एंटीसीडेंट्स इन। कहाँ से थे इसके एंटीसीडेंट्स? तो द पोएट्री ऑफ चौसर से ये ज्यादा प्रभावित थे, या फिर शेक्सपियरियन कॉमेडी से, या फिर द 15th सेंचुरी बैलाड से, या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये 15th सेंचुरी के जो बैलाड्स थे उनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था रोमांटिक मूवमेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 23 अप्रैल 1564 को हुआ था, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। और इनका जो बैप्टिज्म हुआ था वो 26 अप्रैल को हुआ था। इस वजह से माना जाता है क्रिश्चियनिटी में कि 3 दिन पहले
बर्थ होता है। क्लियर? तो सही ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा 1564। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, द फर्स्ट प्ले बाय गाल्सवर्दी इज, गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले क्या था? जस्टिस, लॉयल्टीज या सिल्वर बॉक्स या स्किन गेम? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1906 में आया था ये सिल्वर बॉक्स, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि इनका जो स्यूडोनियम था वो जॉन सिन जॉन था, जॉन सिन जॉन था। और इससे इन्होंने अपनी कुल हमको लग रहा है चार वर्क्स को इन्होंने लिखा है, तो उनको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है इनकी बायोग्राफी में, वो जरूर देखिएगा। और यहाँ पे आपको कुछ स्यूडोनियम आपको पता होने चाहिए, जैसे जॉन कीट्स का अगर स्यूडोनियम आपसे पूछा जाए तो वो है जन केट्स, जॉन केट्स, ये है जॉन कीट्स का। अब मैं अनदर आपको बताती हूँ, जो विलियम कॉनग्रीव हैं उनका स्यूडोनियम क्या है? क्लियोफिल, क्लियोफिल, विलियम कॉनग्रीव। ओके, तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले मिसलेनियस कैटेगरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गीतांजलि इन इंग्लिश वाज पब्लिश्ड इन, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि ये बुक थी, और ये इंग्लिश में कब पब्लिश हुई थी? 1905 में, 1912 में, 1915 में या 1921 में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1912 हमारा राइट हो जाएगा। हु कंपोज दीज लाइन्स, कौन सी लाइन्स है? ब्यूटी इन ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। तो ये जो लाइन्स हैं ये किसने लिखी थी? तो ये लाइन्स लिखी थी शैली ने, वर्ड्सवर्थ ने, कॉलरिज ने या कीट्स ने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटी इन ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ये बहुत ही फेमस लाइन है जॉन कीट्स की। ओके, रोमांटिज्म एंड आइडियलिज्म आर द मेन फीचर्स ऑफ, रोमांटिज्म और आइडियलिज्म ये किसके मेन फीचर्स हैं? रोमांटिक लिटरेचर के, विक्टोरियन लिटरेचर के, एलिजाबेथन लिटरेचर के या ऑगस्टन लिटरेचर के? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बेसिकली जो रोमांटिज्म और आइडियलिज्म इन दोनों का जो मेल है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? वो है रोमांटिक लिटरेचर में। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, पोएट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर, दीज आर द वर्ड्स ऑफ, पोएट्री जो है वो एक तरीके से पिक्चर है किस चीज की? मैन और नेचर की, यानी कि मैन किस तरीके से नेचर में रह रहा है उसकी एक पिक्चर है। तो ये लाइंस किसने बोली है? कॉलरिज ने, वर्ड्सवर्थ ने, कीट्स ने या शैली ने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड्सवर्थ लवर्स, यस, तो सही आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। What was Milton's purpose in writing Paradise Lost? Paradise Lost को लिखने के पीछे जॉन मिल्टन का क्या उद्देश्य था? किस वजह से उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को लिखा? क्यों उनको ऐसा थॉट आया? तो चलिए बताती हूँ मैं। सटायरिक, सटायराइजिंग सोसाइटी, क्या सोसाइटी पे वो सटायर कर रहे थे, अपनी भड़ास निकाल रहे थे, या फिर टेलिंग अ स्टोरी, कोई स्टोरी बता रहे थे? यानी क्या आपको लगता है कि पैराडाइज लॉस्ट एक मनगढ़ंत कथा है जो स्टोरी बता रहे थे? जस्टिफाइंग द वेज ऑफ गुड ऑफ मैन, यानी कि वो रास्ता को जस्टिफाई कर रहे थे जो गॉड ने मैन के लिए चुना है, जो मैन के लिए अच्छा है। प्रीचिंग अ मोरल लेसन, या फिर कोई मोरल लेसन दे रहे थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिफाइंग द वेज ऑफ गुड ऑफ मैन, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर? यस। मिल्टन्स एरियोपैजिटिका अगेंस्ट वाज डायरेक्टेड, यानी किसके अगेंस्ट था एरियोपैजिटिका? इसकी फॉर्म क्या थी? तो ये एक तरीके से प्रोज थी। प्रोज में क्या थी? तो ये एक एस्से था जो कि इन्होंने लिखा था सेंसरशिप के अगेंस्ट। इसको भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क्स थे वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए हैं। अगर आप नहीं देखते हैं तो पछताएंगे, और अगर जिन्होंने देखा होगा तो उनको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि एक एस्पिरेंट से अच्छा आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ये कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं वो चीजें एनालाइज करती हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर देखती हूँ, फिर मुझे लगता है हाँ ये कंटेंट मुझे यूट्यूब पे इतना अच्छे से मिला नहीं, तो मैं उन चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। मिल्टन का जो एरियोपैजिटिका था ये सेंसरशिप के अगेंस्ट था, क्योंकि सेंसरशिप उस टाइम पे क्या करती थी, नया कानून लेके आई थी कि जो भी आप राइटिंग लिखेंगे तो उसका पहले हम काट छाट करेंगे, उसके बाद पब्लिश करवाएंगे, और जिनका वो एक लिस्ट होती थी जिसमें जिन राइटर्स का नाम होता था उन्हीं को लिखने का अधिकार होता था।
तो उसी के अगेंस्ट इन्होंने बात किया है एरियोपैजिटिका में। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके। पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, इट मस्ट आंसर द क्वेश्चन एज टू हाउ टू लिव। यानी कि इन्होंने कहा है हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ दिस व्यू, यानी ये किसके व्यूज है। पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यानी कि वो लाइफ का क्रिटिसिज्म करती है। इट मस्ट आंसर द क्वेश्चन एज हाउ टू लिव, और ये हमें इस चीज का आंसर भी देती है कि हमको कैसे जीना है। तो मिल्टन, लॉरेंस, मैथ्यू अर्नोल्ड या फिर नन ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? तो लॉरेंस, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन से क्वेश्चन है। ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैन्स ingratitude, their tooth is not that keen is from which play। तो ये बेसिकली जो लाइन है, ये थंडर सीन जब होता है किंग लियर प्ले में, तो वहां पे जो किंग लियर होता है वो कहता है जो विंटर विंड है उससे बात करता है, यानी पर्सोनिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बात करता है कि तुम्हारी जो हवा है वो इतनी ज्यादा मतलब अ, कठोर नहीं है जितना कि जो मनुष्य के जो हृदय हैं वो इन ग्रेटिट्यूड से भरे होते हैं। यानी किंग लियर अपनी प्रॉपर्टी का डिवीजन अपनी जो बेटियां जो हैं उसमें कर देता है, लेकिन उसके बाद वो बहुत पछताता है क्योंकि वो उसके साथ ग्रेटिट्यूडफुल नहीं रहती हैं। उसका 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 सम्मान नहीं करती हैं, उसको घर से निकाल देती हैं, उसके साथ बड़ा पूरा बुरा व्यवहार करती हैं। इस वजह से उसने ये लाइंस बोली थी, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, thou art not so unkind as man's ingratitude, their tooth is not that kid। यानी वो जैसे होते हैं वैसा नहीं दिखाते हैं। ये हमारी किंग लियर प्ले से है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा और किंग लियर स्वयं इसको बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टर फूल इन ट्वेल्थ नाइट सर्व द पर्पज ऑफ। आपको एक जो कैरेक्टर है फूल मिलेगा ट्वेल्थ नाइट में, उस वो कौन सा पर्पज सर्व कर रहा था? रियलिटी ऑफ लाइफ, या फिर ह्यूमर को दिखा रहा था, या फिर इंटरलिंकिंग द मेन एंड सब प्लॉट्स, या ऑल द करेक्ट। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो सब कुछ कर रहा था, ऑल द करेक्ट हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। Which of the following poets said my name is right in water? किसने बोला है ये लाइंस कि मेरा जो नाम है वो पानी पे लिखा जाए? बायरन ने, कीट्स ने, शैली ने, या फिर वॉट्सवर्थ ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कीट्स ने। नेक्स्ट देखिएगा, लाइफ इज एन टेल टोल्ड बाय एन इडियट फ्रॉम विच प्ले आर दीज वर्ड्स कोटेड। ये जो वर्ड्स हैं किसमें? लाइफ इज एन टेल टोल्ड बाय एन इडियट, मतलब एक लाइफ की एक कहानी जो कि मूर्ख के द्वारा सुनाई जाती है। तो ये कौन से प्ले में है? द टेम्पेस्ट में, हेमलेट में, मैकबेथ में, या फिर रोमियो एंड जूलियट में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो होगा वो मैकबेथ होगा। मैकबेथ ये लाइन खुद बोलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाइफ इज अ कॉमेडी फॉर दोज हु थिंक एंड अ ट्रेजेडी फॉर दोज हु फील। यानी कि लाइफ जो है उन लोगों के लिए कॉमेडी है जो मतलब सोचते हैं, जो सोच जो सोचते हैं, और उन लोगों के लिए ट्रेजेडी है जो कि फील करते हैं, जो कि फील करते हैं, महसूस करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय हार्डी, लैम, मेरेडिथ, या फिर जेन ऑस्टिन। सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरेडिथ। तो यहाँ पे जो 1999 का जो ये पेपर है इसमें आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, क्योंकि पैटर्न आपको जो बदलता हुआ दिखेगा आने वाले जो और भी पेपर्स होंगे जो मैं सॉल्व करवाऊंगी, उसमें आप देखेंगे कि पैटर्न किस तरीके से एडवांस होता जा रहा है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग जैसे कि हम लोग नए हैं तो हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया हुआ है, हमने यूट्यूब से पढ़ा है, अच्छे अच्छे टीचर्स से पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज उस टाइम से हमको लग रहा है कि उस टाइम से हमारी नॉलेज ज्यादा, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लेवल अप आता है तो उसके लिए भी हम तैयार हों, ऐसा मोटिवेशन हमारे पास होना चाहिए। तो मेयरडिथ हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट पोएट लॉरियट इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में फर्स्ट पोएट लॉरियट कौन थे? पोप, बेन जॉनसन, वर्ड्सवर्थ, या टेनिसन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बेन जॉनसन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो पोएट लॉरियट से क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं ये भी पोएट लॉरियट रहे हैं, और इनके पहले और इनके बाद में जो पोएट लॉरियट हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो रॉबर्ट साउदी जो है, रॉबर्ट साउदी, ये इनके पहले रहे हैं। फिर इनके बाद जो हुए हैं वो हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन।
और इनका जो टाइम पीरियड है कब से एंड हुआ था, तो ये इनकी जब डेथ हुई थी 1850 में। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्ट्रैफोर्ड इज अ प्ले बाय, ये जो प्ले है ये किसने लिखा है? टेनिसन ने, ब्राउनिंग ने, अर्नोल्ड ने या ऑस्कर विल्ड ने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राउनिंग, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हु इज रेफर्ड टू एज द पोएट्स पोएट? तो पोएट के नाम से कौन जाना जाता था? मिल्टन, पोप, स्पेंसर या फिर चाउसर? तो सही आंसर क्या होगा? स्पेंसर, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और मिल्टन इज द पोएटिकल सन ऑफ, ये भी क्वेश्चन आया था, मिल्टन इज द पोएटिकल सन ऑफ, तो आपको पता होना चाहिए स्पेंसर, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मूवमेंट पोएट? इनमें से कौन है जो मूवमेंट पोएट है? लार्किन, टेड गेस या फिर टी.एस. इलियट या डब्ल्यू.एच. ऑर्डन? तो सही आंसर हो जाएगा लार्किन। और ये जो मूवमेंट, एक पोएट का जो ये मूवमेंट आया था, ये था बेसिकली 1950s में आया था इंग्लैंड में। और ये बेसिकली फोकस करते थे क्लैरिटी पे, सिंप्लिसिटी पे, और ये जो नियो रोमांटिसिज्म था उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट आया था, रिएक्शन पे। और ये क्या कहते थे, एवरीडे लाइफ, और एवरीडे लाइफ जो थी इंग्लिश लोगों की, उस पे ये फोकस थे। यहाँ पे कुछ और है, उनको भी ध्यान रखिएगा। फिलिप लार्किन तो हो गए, फिलिप लार्किन, और दूसरे हैं यहाँ पे किंग्सले एमिस, किंग्सले एमिस, और जॉन वेन, डोनाल्ड डेवी। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। बाकी ये मूवमेंट अब नहीं आएगा, पहले आया था। द नंबर ऑफ प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर इज, शेक्सपियर के कौन से कितने प्लेज माने जाते हैं ऑथराइज है कि ये शेक्सपियर ने लिखे हैं? कुछ तो इनके कोलैबोरेटिव वर्क हैं जो पहुंच के 39 हो जाते हैं, जॉन फ्लेचर एंड जॉन पील वगैरह के साथ इन्होंने लिखा है। तो उनको हम अलग करते हैं। जो मेन कहा जाता है कि शेक्सपियर के प्लेज हैं, वो हैं 37, वो ध्यान रखिए। ओके, पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर, जो पुलित्जर प्राइज है वो किस लिए दिया जाता है? लिटरेचर के लिए, म्यूजिक के लिए, जर्नलिज्म के लिए या फिर प्लेस फॉर थिएटर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये लिटरेचर के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि जो पुलित्जर प्राइज है इसको देता कौन है? तो ये देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ओ गॉड, ये कभी कभी पेन टैब जो है ना सही से फिसलता रहता है, तो सही से राइटिंग नहीं बन पाती है। तो मैं इसको 1 मिनट के लिए इरेज करूंगी क्योंकि ढंग से दिख नहीं रहा है। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अब ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो ये है हमारी कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क सिटी। नेक्स्ट देखिएगा, हु क्रिएटेड वेसेक्स? वेसेक्स को किसने लिखा था या बनाया था? तो वो हार्डी, डिकेंस, आर के नारायण या फ्रॉस्ट? सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, हार्डी। वर्ड्सवर्थ डेड इन, वर्ड्सवर्थ की डेथ कब हुई थी? 1840 में, 1815 में, 1815 या 1850 या 1860? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 60 में तो चांस ही नहीं है, 1850 यहाँ पे राइट हो जाएगा। के साथ हम जाएंगे। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू प्लेस इन, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब आया था ये पूछा जा रहा है। 1778 में, 1789 में, 1760 में या फिर 1777 में? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 1789। अब आपको पता होना चाहिए कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो भी गए थे फ्रांस। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो एक बार फ्रांस गए थे, और वहां पे उनकी एक लवर हो गई थी। उनका क्या नाम था? तो आपको पता होना चाहिए, वो थी एनेट वेलन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। इनके से एक बेटी थी कैरोलिन।
ना सारी चीजें ऐसा फिंगर टिप्स पे आपके होनी चाहिए। द कैरेक्टर्स ऑफ हेनरी जेम्स नॉवेल्स आर illiterate, intellectual, middle class workers and none of these। हेनरी जेम्स हैं, उनके नॉवेल्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो वो हैं इलिटरेट्स। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। द फर्स्ट लेबर गवर्नमेंट इन इंग्लैंड वाज फॉर्म्ड इन। इंग्लैंड में जो पहली लेबर गवर्नमेंट है वो कब बनी थी? 1924 में, 1918 में, या 1940 में, या फिर 1945 में? सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1924। नेक्स्ट देखते हैं। रोमियो एंड जूलियट अकर्स इन। रोमियो एंड जूलियट की सेटिंग पूछी जा रही, कहाँ पे थी? वेरोना, रोम, या फिर वेनिस, या पेरिस? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वेरोना। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए रोमियो एंड जूलियट में दो फैमिलीज जो थी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट थी, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी। तो एक तो कैप्यूलेट्स हो गए, ठीक है, कैप्यूलेट्स। और दूसरी जो फैमिली थी वो थे मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू। अब ये रोमियो जो था ये कौन था? मॉन्टेग्यू। और जो जूलियट थी वो कौन थी? कैप्युलेट्स थी। और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। हो होते थे, थे नहीं, मतलब हमेशा से थे, इनके बीच में झगड़ा था। और इनका जो बेटा था और इनकी जो बेटी थी, ये दोनों प्यार करने लगे थे, और इस तरीके से हमारा प्लॉट आगे रन करता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। द टू ग्रेट पोएट्स ऑफ विक्टोरियन एरा वर। कौन थे विक्टोरियन एरा के दो ग्रेट पोएट? कीट्स एंड बायरन, ग्रे एंड कॉलिंस, टेनिसन एंड ब्राउनिंग, कीट्स एंड सैली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? टेनिसन एंड ब्राउनिंग। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये दोनों ही बहुत ही अच्छे पोएट थे विक्टोरियन एरा के। शेक्सपियर यूज्ड प्रोज फॉर। शेक्सपियर ने प्रोज किस लिए यूज किया है? कॉमिक सीन्स के लिए, प्ले विद इन प्ले के लिए, कोरस के लिए, या नन ऑफ दीज के? कोरस के लिए तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है। प्ले विद इन प्ले के लिए नहीं यूज किया, कॉमिक सीन्स के लिए इन्होंने प्रोज यूज किया है। फ्रैलिटी, फ्रैलिटी दे, दाई यहाँ पे होगा, दे नहीं होगा। दाई नेम इज वुमेन इज स्पोकन बाई। ये जो लाइन है ये किसने बोली है? मैकबेथ ने, लियर ने, या फिर इयागो ने, या फिर हैमलेट ने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हैमलेट। और ये लाइन किसके लिए बोली है? तो जो इसकी मदर है गर्टूड, उसके लिए बोली है, उसके लिए इसने बोला है। डिकेंस फर्स्ट नॉवेल इज ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, निकोलस निकलबाई, या पिकविक पेजर्स? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। जो चार्ल्स डिकन्स है उनकी फर्स्ट नॉवेल यही थी, पिकविक पेजर्स। अकॉर्डिंग टू whom पोएट्री इज बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर। ये मतलब किसकी पोएट्री के कैरेक्टरिस्टिक हैं? शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज, या सैली? तो ये थे कॉलेरिज। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। When did कॉन्स्टेंटिनोपल fall? कॉन्स्टेंटिनोपल मतलब कब फॉल हुआ था? यूरोप में रिनेसा कब आया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1405, 1453, 1483, 1477? सही आंसर क्या हो जाएगा? 1453। पोप वॉज अ टीचर, पोप टीचर थे, डिवोटी ऑफ लिटरेचर थे, प्रीस्ट थे, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे? सही आंसर क्या हो जाएगा? वो डिवोटी ऑफ लिटरेचर थे, लिटरेचर के बहुत बड़े भक्त थे। द एज ऑफ पोप इज ऑल्सो कॉल्ड द रेस्टोरेशन एज, या फिर रेस्टोरेशन एज ऑफ सेंसिबिलिटी, या द ऑगस्टन एज? सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, द ऑगस्टन एज। तो नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस 1999 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें टोटल 46 क्वेश्चंस आए थे लिटरेचर के। 100 नंबर का ये पेपर, 100 क्वेश्चंस का ये पेपर था, जिसमें से 46 हमारे थे लिटरेचर के क्वेश्चन। तो द न्यू क्लासिकल राइटर प्रोपाउंडेड दैट, या न्यू क्लासिकल राइटर्स का क्या मानना था? मैन इज लिमिटेड बीइंग, द ह्यूमन प्राइड नीड्स टू बी सप्रेस्ड, मैन हैज टू फॉलो अ नेचर हायरार्की? तो सही आंसर हो जाएगा अबव ऑल। तो ये हमारे इस तरीके से हमने 1999 का जो इंग्लिश लिटरेचर पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है। और आप ग्रामर की जो क्वेश्चंस हैं उनका आप एक बार देख लें कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी आपको प्रैक्टिस के थ्रू वो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।